हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए प्रोग्राम का थर्ड सेमेस्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का महत्व। ठीक है, तो आज हम जानेंगे संपर्क भाषा क्या होती है एंड हिंदी को हम कैसे एक संपर्क भाषा बोल सकते हैं। तो यही हम पढ़ने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में क्या है इसमें। भारत जो है एक बहुभाषी देश है। बहुभाषी देश का मतलब ये है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। अगर आप दूसरे देश देखें, जैसे अगर आप ब्रिटेन वगैरह में देखें, तो ब्रिटेन में सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है ना। इसी तरीके से चाइना में चाइनीज़ लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। हर राज्य में अलग भाषा आपको देखने को सुनने को मिलेगी। ठीक है, ये कहा जाता है कि यहाँ पर हर 50 किलोमीटर में लोगों की भाषाएं और रहन सहन का जो तरीका है वो बदलता हुआ नज़र आता है। ठीक है, तो भारत एक बहुभाषी देश है क्योंकि बहुत सारी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती है। एंड ऐसे देश जहाँ पर बहुत सारी भाषाएं हों, बहुत सारी भाषा बोलने वाले लोग हों, वहाँ पर संपर्क भाषा का विशेष महत्व होता है। संपर्क भाषा का मतलब ये है कि जो भाषा एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संपर्क यानी कि बातचीत करवाने में ज़्यादा सहायक बने। ठीक है, इसको लिंक लैंग्वेज भी कहा जाता है। ठीक है, अब संपर्क भाषा के बारे में भी हम समझेंगे एक उदाहरण से। तो सपोज़ कीजिए आप जो है वो बिहार से बिलोंग करते हैं एंड आप जो है वो बिहार से जाते हैं तमिलनाडु में। क्योंकि आप बिहार में रहते हैं तो आपकी जो लैंग्वेज है वो कौन सी होगी? आपकी लैंग्वेज होगी बिहारी लैंग्वेज। ठीक है, एंड अगर आप तमिलनाडु में जाते हैं तो वहाँ पर आपको तमिल लैंग्वेज सुनने को मिलेगी। लेकिन अब आप जो है वो ना तो तमिल लैंग्वेज समझ पाएंगे एंड जो तमिल के लोग हैं ना वो बिहारी लैंग्वेज समझ पाएंगे। तो आपको अगर बिहार से तमिलनाडु घूमने के लिए जाना होगा तो आप कैसे जाएंगे? क्योंकि आपको तो वहाँ की लैंग्वेज ही नहीं आती। इसी तरीके से अगर तमिलनाडु के लोगों को बिहार में आना होगा घूमने के लिए या किसी भी रीज़न से, तो वो कैसे आएंगे? क्योंकि उनको बिहारी लैंग्वेज नहीं आती। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में आप ये चीज़ करेंगे कि एक लैंग्वेज की ज़रूरत होगी जो कि लिंक के लिए यूज़ हो सके। मतलब कि एक ऐसी लैंग्वेज की ज़रूरत होगी जिससे आप बातचीत कर पाए तमिलनाडु में जाकर तमिलनाडु के लोगों से। ठीक है, तो वो लैंग्वेज या तो इंग्लिश को मान लीजिए कि तमिलनाडु जो है वहाँ के लोगों को भी इंग्लिश आए एंड आप बिहार में आपको भी इंग्लिश अच्छे से आए। लेकिन क्योंकि इंग्लिश जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छे से लोगों को नहीं आती है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो हमारी मातृभाषा नहीं है। लेकिन हिंदी जो है, हिंदी क्या है? हमारी मातृभाषा है। बहुत प्राचीन काल से हिंदी हमारे देश में रही है। ठीक है, तो इसीलिए हिंदी जो है इसको संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अगर आप बिहार से जाते हैं तमिलनाडु में तो आपको भी हिंदी आती होगी एंड जो तमिलनाडु के लोग हैं उनको भी हिंदी ज़रूर आती ही होगी, थोड़ी ना थोड़ी तो। ठीक है, तो अगर आप बिहार से तमिलनाडु में जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप भी हिंदी में बात कर सकते हैं एंड क्योंकि तमिलनाडु के लोगों को तमिल के अलावा हिंदी भी आती होगी तो वो आपकी बात समझ भी लेंगे। तो इस तरीके से ये हिंदी जो है संपर्क भाषा के रूप में काम करती है। हमारे देश में क्या है, अनेकता में एकता की परंपरा रही है। मतलब कि बेशक हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा, और बेशक यहाँ पर अलग अलग रीति रिवाज मानने वाले, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति और अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हो, लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में एकता है, यूनिटी है। ठीक है, यहाँ पर लोग आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं मिलजुल कर। अगर संस्कृति की बात की जाए तो सांस्कृतिक दृष्टि से भी हमारा भारत जो है वो हमेशा एक ही रहा है। मतलब बेशक यहाँ पर लोगों की संस्कृति में थोड़ा डिफरेंस हो, लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे के रीति रिवाजों का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। ठीक है, हमारे इस विशाल देश में जहाँ अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, मतलब कि आप किसी भी राज्य में चले जाए आपको अलग भाषा सुनने को मिलेगी एंड लोगों के रीति रिवाज, खान पान, पहनावा भी यहाँ तक कि चेंज हो जाता है। ऐसे में संपर्क भाषा जो है उसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है।
ठीक है, क्योंकि अगर संपर्क भाषा नहीं होगी, मतलब कि कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं होगी जो लिंक लैंग्वेज के रूप में काम कर सके, जो लैंग्वेज हमारी हेल्प कर सके कम्युनिकेशन करवाने में, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, वो भी इतने विविधता वाले देश में। इसका मतलब है कि संपर्क भाषा ही ऐसी लैंग्वेज है जो एक कोने के लोगों को दूसरे कोने के लोगों तक जोड़ने तथा उन्हें एक दूसरे के समीप लाने का काम कर दिया है। ठीक है, भोलानाथ तिवारी जो थे उन्होंने संपर्क भाषा के प्रयोग क्षेत्र को 3 स्तरों पर विभाजित किया। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप संपर्क भाषा की डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? उस भाषा को संपर्क भाषा या लिंग्वा फ्रैंका, इसको लैटिन लैंग्वेज में लिंग्वा फ्रैंका कहते हैं। ठीक है, ये जो संपर्क भाषा है ये लैटिन के वर्ड लिंग्वा फ्रैंका से ही आया है, तो आपको ये भी लिखना होगा एग्जाम में। ठीक है, तो उस भाषा को संपर्क भाषा कहते हैं जो किसी क्षेत्र में सामान्य रूप से किसी भी दो ऐसे व्यक्तियों के बीच प्रयोग हो जिनकी मातृभाषाएं अलग हो। मतलब कि किसी क्षेत्र विशेष में संपर्क भाषा का प्रयोग उन दो व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है जिनकी भाषा जो है, मातृभाषा जो है वो अलग अलग हो। जैसे कोई व्यक्ति है जो कि बोलता है तेलुगु लैंग्वेज एंड कोई और व्यक्ति है जो बोलता है तमिल लैंग्वेज। तो अगर तमिल बोलने वाले को तेलुगु बोलने वाले से बात करनी है, कुछ भी पूछना है, तो वो कैसे पूछेगा? क्योंकि दोनों की मातृभाषा अलग अलग है एंड दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझते हैं, तो वो एक संपर्क भाषा का यूज़ करेंगे, यानी कि वो हिंदी का यूज़ करेंगे। क्या बोलेंगे? वो हिंदी बोलेंगे। ठीक है, तो हिंदी जो है एक तरीके से भारत की संपर्क भाषा है, मातृभाषा है। ठीक है, इसे कई भाषाओं में लिंग्वा फ्रैंका कहते हैं। इसको सेतु भाषा, व्यापार भाषा, सामान्य भाषा या वाहन भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए संपर्क भाषा के दूसरे नाम क्या क्या है। इसे सेतु भाषा, व्यापार भाषा, सामान्य भाषा या वाहन भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, उदाहरण के लिए आधुनिक काल में विश्व की संपर्क भाषा, अगर हम विश्व की संपर्क भाषा की बात करें तो विश्व में जो संपर्क भाषा है वो है अंग्रेज़ी, यानी कि इंग्लिश। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो भारत में संपर्क भाषा है हिंदी। ठीक है, विश्व में संपर्क भाषा इंग्लिश क्यों है? संपर्क भाषा मतलब कि ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी दूसरी कंट्री में घूमने जाते हैं तो अगर आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है तो भी अगर आप इंग्लिश में उनसे बात करेंगे तो वो आपकी बात समझ जाएंगे। ठीक है, बस शर्त यह है कि आपको भी इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर कोई जापानी भाषा बोलने वाला व्यक्ति स्वाहिली भाषा के मातृभाषी से बात करे तो आमतौर पर अंग्रेज़ी का ही प्रयोग करेगा, मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज ही वो यूज़ करेगा। ठीक है, हालांकि इंग्लिश उनमें से किसी की भी मातृभाषा नहीं है, दोनों की मातृभाषा अलग अलग है, लेकिन फिर भी वो इंग्लिश का यूज़ क्यों करेंगे? ताकि अपनी बात दूसरे को समझा सके। ठीक है, हर स्थान पर ऐसी अनेक संपर्क भाषाएं देखने को सुनने को मिलती हैं। ठीक है, अब ये जो हिंदी लैंग्वेज है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत की ही संपर्क भाषा है, बल्कि और दूसरे जो कंट्रीज़ है वहाँ पर भी हिंदी समझ लेते हैं लोग, जैसे नेपाल में, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, पाकिस्तान, तिब्बत, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, इन सब में भी काफ़ी लोग हैं जो हिंदी लैंग्वेज समझ लेते हैं। ठीक है, आंतरिक भारत में भी अंतर्राज्यीय भाषीय अंतर को अंग्रेज़ी ने कम किया है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी काफ़ी लोग हैं जो अगर उनको हिंदी अच्छे से नहीं आती तो भी वो इंग्लिश अच्छे से समझ लेते हैं। तो इंग्लिश जो है वो भी इंडिया में एक तरीके से संपर्क भाषा के रूप में काम कर रही है। लेकिन बड़े लेवल पर अगर बात करें तो बड़े लेवल पर हिंदी लैंग्वेज जो है वही संपर्क भाषा यानी कि लिंक लैंग्वेज है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी ने पिछले 1000 वर्षों में विचार विनिमय यानी कि अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का जो उत्तरदायित्व निभाया है वह एक अनूठा उदाहरण है। अब आप देख सकते हैं एक भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो दूसरी भाषा बोलने वालों से भी बातचीत कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी है, हिंदी एक संपर्क भाषा है। ठीक है, कुछ लोगों की यह धारणा है कि हिंदी पहले राष्ट्रभाषा कहलाती थी, बाद में इसे संपर्क भाषा कहा जाने लगा। लेकिन हिंदी को मेनली क्या बनाया गया है? राजभाषा बनाया गया है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि राजभाषा बनाने के कारण हिंदी का जो क्षेत्र है वो सीमित हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है।
ठीक है, आपको पता ही है हिंदी जो है वो हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं बनाई गई है, क्योंकि जब संविधान लागू हुआ था तो उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा इस बात के ऊपर कंट्रोवर्सी हुई कि हिंदी को राष्ट्रभाषा ना बनाया जाए। तो इसी वजह से हिंदी को सिर्फ राजभाषा बना दिया गया था। ठीक है, बट कुछ लोग मानते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए, राजभाषा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि राजभाषा बनाने से इसका क्षेत्र सीमित हो जाता है। लेकिन ये उनका जस्ट एक तरीके से आप बोल सकते हैं उनका ये भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, हिंदी जो है ये सदियों से संपर्क भाषा तथा राष्ट्रभाषा के रूप में रही है। बेशक इसको राजभाषा बनाया गया हो, लेकिन फिर भी क्योंकि ऑल ओवर कंट्री में समझी जाती है। ठीक है, कहीं पर भी आप चले जाए हिंदी लोग समझ ही लेते हैं। अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो वो आपकी बात समझ जाएंगे। तो क्योंकि ये हर जगह समझी जाती है तो ये बोला जा सकता है कि एक तरीके से राष्ट्रभाषा भी है। हालांकि ऑफिशियली इसको राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया है, लेकिन फिर भी। ठीक है, भारत की संविधान सभा के द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, एंड ऐसा करने से हिंदी का जो क्षेत्र है वो सीमित नहीं हुआ है, बल्कि और भी ज़्यादा विस्तृत हुआ है, क्योंकि अब हिंदी जो है इसका प्रयोग राजकीय कार्यों के लिए भी किया जाना शुरू हो गया है। ठीक है, अच्छा, 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, ये बात आपको पता होगी। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में जो हिंदी है वो बहुत पहले से संपर्क भाषा के रूप में रही है, एंड इसीलिए इसको राष्ट्रभाषा भी कुछ लोग मानते हैं, क्योंकि बहुत पहले से प्राचीन काल से हिंदी का प्रयोग भारत में होता आ रहा है, एंड ये संपर्क भाषा के रूप में भी काम कर रही है। ठीक है, हिंदी की सार्वदेशिकता मतलब कि कहीं पर भी आप चले जाएं हिंदी लोग समझ लेते हैं। ठीक है, संपूर्ण भारत के सामाजिक स्वरूप का प्रतिफल है। भारत की विशालता के अनुरूप ही राष्ट्रभाषा विकसित हुई है। चाहे आप उत्तर से दक्षिण में चले जाएं या पूर्व से पश्चिम में चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, हर जगह आपको हिंदी समझने वाले लोग मिल जाएंगे। तो ये हमारा टॉपिक था ओवरऑल। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया, एंड एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।